दोस्तों, इलेक्शन तो भारत के हर राज्य में होता है, लेकिन वो पैन इंडिया के लिए चर्चा का विषय तब बन जाता है जब इलेक्शन बिहार या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के इलेक्शन की चर्चा इतनी नहीं होती, जबकि ये राज्य बिहार और यूपी से ज्यादा समृद्ध, शिक्षित और विकसित हैं। और जब इन राज्यों की राजनीति इतनी गर्म है, फिर आखिरकार ये गरीब क्यों है? क्यों यहाँ लोगों को अपना भविष्य बनाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ बाहर जाना पड़ता है? आज बताएंगे सब कुछ यहाँ, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों, इन दो राज्यों की गरीबी का कारण जानने के लिए हमें समय की घड़ी को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, इतना कि हम सन 1793 में पहुंच जाएं, क्योंकि इस साल से पहले ये दो राज्य भी बाकी राज्यों की तरह थे और वैदिक काल में तो बिहार सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। लेकिन जैसे ही हमारे देश पर राज कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, तभी से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। कैसे? आइए अब आगे समझते हैं। ब्रिटिश टैक्स सिस्टम। दोस्तों, पहले भारत के लोगों से टैक्स के रूप में लगान वसूला जाता था। ब्रिटिश से पहले राज्य के राजा लगान लिया करते थे, लेकिन उनकी कोई तय सीमा नहीं थी। पर जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने यूपी और बिहार में इस एक्ट को लागू किया, तो लगान की एक सीमा तय कर दी गई, यानी फसल कम हो या ज्यादा, लगान जितना फिक्स किया गया है वो देना ही पड़ेगा। और उस समय ये एक्ट इन्हीं दो राज्यों में लागू किया गया था। बाकी बॉम्बे, मद्रास जैसे दूसरे बड़े राज्यों में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था, यानी उन्हें लगान उनकी फसल के मुताबिक देना होता था। अगर किसी साल सूखा पड़ गया तो लगान भी उसी मुताबिक कम हो जाता, इसलिए बाकी के राज्यों पर उतना असर नहीं पड़ा। लगान के परे इन दो राज्यों में जमींदारी सिस्टम की भी शुरुआत की गई, यानी कि लगान वसूलने की जिम्मेदारी अब जमींदार की हुई, जो लोगों से लगान वसूल कर अंग्रेज ऑफिशियल्स को दे देते थे, और जो लगान नहीं दे पाते उनकी जमीन छीन ली जाती थी, जो उनकी कमाई का एकमात्र साधन था। ऐसे में कई किसान बर्बाद हो गए और कई ने आत्महत्या कर ली। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो नक्सल मूवमेंट की शुरुआती जड़ भी जमींदारी सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जमींदारी सिस्टम को इन दो राज्यों से हटाया गया, लेकिन फिर भी इन दो राज्यों की तरक्की नहीं हो पाई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बिहार के किसानों की गरीबी का एक और बड़ा कारण है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत दूसरे राज्यों के बिजनेस में ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू किया था। और ये हम सब जानते हैं कि बिहार में मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा थी, जिसे यहाँ से कंटिन्यूअसली बाहर ले जाया गया। अब होता ये था कि अगर कोई महाराष्ट्र का बिजनेसमैन बिहार से मिनरल वेल्थ लेता था तो उसे ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडीज दी जाती थी, यानी देखा जाए तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपना बेस बिहार में न शिफ्ट कर वेल्थ बाहर ले जाना ही फायदेमंद समझा, जिससे हुआ ये कि जो रोजगार यहाँ पैदा हो सकते थे उसके अवसर भी खत्म हो गए और उनके तरक्की पर फुल स्टॉप लग गया। शायद सरकार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सन 1991 में इस पॉलिसी को हटा दिया गया, लेकिन तब तक बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार इस रेस में काफी पीछे छूट गया। जहां बाकी मेजर स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16.45% था, वहीं बिहार में 2% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। इन्हीं सब कारणों के चलते लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने लगे और आज सबसे ज्यादा माइग्रेशन यूपी और बिहार से ही है। पॉलिटिकल सिनेरियो। दोस्तों, मौजूदा वक्त में विकास की बागडोर हर तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो पर डिपेंड करती है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों के फैसले से ही विकास के पत्रों पर मुहर लगती है। अब इतिहास में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मौजूदा वक्त में भी उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में गरीबी का बरकरार होना सरकार के फेलियर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक तरफ जहां दक्षिण के राज्य दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, वहीं बिहार जैसे राज्य का विकास का पहिया रुक सा गया है, जिसका मुख्य कारण वहां की बढ़ती जनसंख्या दर है। आज देश की आबादी के लगभग 25% से ज्यादा लोग सिर्फ इन दो राज्यों में रहते हैं, जहां लिटरेसी, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी भी अपने चरम पर है। लेकिन सरकार की सुई इन सभी चीजों से परे जातिवाद और धर्म से जुड़े विषयों पर ज्यादा होती है। इसके अलावा ज्यादातर क्षेत्र या तो बाढ़ प्रभावित है, जो हर साल बसते और उजड़ते हैं, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इनका कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से हर साल उन्हें एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। और आप बस सोच कर देखिए, अगर हर साल आपको अपना घर बसाना पड़े तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। बात अगर शिक्षा के क्षेत्र की करें तो यहाँ भी यूपी और बिहार काफी पीछे हैं। ये बात अलग है कि इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा लोग यूपीएससी क्लियर करके आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई ज्यादातर लोग दिल्ली आकर करते हैं। मतलब वहाँ प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें वो अवसर अपनी जगह नहीं मिल पा रहा और हर बच्चा बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाता और वो पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, यही वो कुछ वजह हैं जो इतिहास से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार की गरीबी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। हालांकि बहुत कुछ और भी है, साथ ही काफी हद तक हम और आप, यानी अगर मैं इन राज्यों से हूँ तो उसके अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी हमारी भी है। तो अपने स्तर से हमें भी अपने गांव, शहर, राज्य और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर किसी और सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।